पैसा कि ले लो प्यार मैनू मेरा यार मोड़ दो। तो कैसे हैं आप लोग? तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक अवर सीरीज, एच.सी. वर्मा सीरीज। और आज हम लोगों को शुरू करना है एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपका सेकंड चैप्टर है, मोशन इन 1D, यानी एक विमीय गति, या इसका एक और नाम बोले बोलचाल वाली भाषा में तो जिसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति। आज ही शुरू भी कर देंगे और आज ही खत्म भी कर देंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी। मास्टर को ये सब शोभा नहीं देता बेटा, ये सब चीज मास्टर को शोभा नहीं देती। खैर, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बहुत ही बेसिक। एक बात और है बेटा, अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हो ना तो आपको 10 मिनट 15 मिनट सब्र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और बच्चे सब आपकी तरह तेज नहीं होते ना, कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं। तो हम लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेके चलना पड़ता है जिससे सारे बच्चे क्या रहे आपके साथ चले। और अगर आप अपने से कमजोर लोगों को साथ लेके चलते हो तो आपसे जो पावरफुल है, यानी द गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस, वो आपको अपने साथ लेके चलता है। तो हमेशा अपने से पीछे वाले लोगों को अपने साथ लेके चलना है। यही क्या होती है, यही भगवान को खुश करने का तरीका होता है। तो आई आई थिंक गॉड से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई है नहीं, और बहुत जरूरी है कि आप लोग इस बात को मान करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये समय इस तरह का होता है कि सारे विश्वास विश्वास रहते नहीं भाई, खून गर्म रहता है, आदमी एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहता है जीवन में। तो खैर चलो, ये सब बातें होती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं ब्राह्म तथा गति को। क्या है ब्राह्म और क्या है गति? कह रहा है समय बीतने के साथ यदि वस्तु का स्थान बदल रहा हो तो वो क्या है, गतिमान अवस्था में है। और अगर समय नहीं बदल रहा है तो वह क्या है, विराम में है। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लिखी है, कह रहा है कि समय, देखो, समय बीतने के साथ वस्तु का स्थान अगर बदल रहा हो तो वह चल रही है, अर्थात गति की अवस्था में है। यदि उसका स्थान नहीं बदल रहा हो तो ये वाली लाइन क्या है, इसमें मिसप्रिंट है, ये है। और यदि वह स्थान नहीं बदल रहा हो तो वह किसमें है, विराम में है। किसमें है, विराम में। ये वाली कहानी सही है। सिंपल सी कहानी है भाई। समय के साथ अगर आप यहाँ पे हो और 1 सेकंड बीता तब भी आप यहाँ पे हो, 2 सेकंड बीता तब भी आप यहाँ पे हो, तो आप गतिमान में नहीं हो, आप रुके हुए हो, यानी विराम अवस्था में हो। ठीक है। और अगर समय बदलने के साथ आपका स्थान बदल रहा है तो आप गतिमान अवस्था में हो। कोई इसमें ऐसे रॉकेट साइंस थी नहीं। सापेक्षिक गति, एक ही वस्तु एक ही समय में गति में भी हो सकती है, और हमेशा ही गति क्या होती है, सापेक्षिक होती है। समझो, कहानी को समझना बेटा। जब भी गति की बात होगी आपको सापेक्षिक शब्द लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लो हम यहाँ बैठे हैं, समय के साथ क्या हमारा स्थान बदल रहा है, क्या पोजीशन बदल रही, क्या नहीं। लेकिन आप देख किसके हिसाब से रहे हो, आप देख रहे हो अपने आसपास के रूम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, घर के हिसाब से, कि भाई घर क्यों देख रहे हैं, घर नहीं चल रहा है। घर में हम बैठे तो हम भी नहीं चल रहे हैं। अगर उठ के चलने लगे, घर से बाहर निकल गए, तो घर तुम्हारा स्थिर है, घर के सापेक्ष आप गतिमान में हो। लेकिन वहीं आप बैठे हो और सूरज को देखो, भाई सूरज के सापेक्ष तो आप जो है लगातार गतिमान में हो, है कि नहीं। इसी प्रकार हम लोग जब भी बात करेंगे, दो चीजों को लेंगे, दो चीजों में देखेंगे क्या इन दो चीजों के बीच की दूरी कम या ज्यादा हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान में है, या ये दोनों चीजें क्या एक दूसरे के गतिमान में नहीं है, हमेशा सापेक्षिक में देखेंगे। अब एक बात समझना, दो वस्तुएं हैं आपके पास, एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है आपके पास बी, और दोनों के साथ कहानी क्या हो रही है, दोनों के साथ कहानी, ठीक है, एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी। एक वस्तु रुकी हुई है और दूसरी वस्तु क्या है, चल रही है, तो माना जाएगा ये दोनों ही एक दूसरे के गतिमान में है। सिंपल सी कहानी है, ए भी बी के सापेक्ष गतिमान में है, बी भी ए के सापेक्ष गतिमान में है। क्यों? दोनों का एक दूसरे से डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ या कम ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गई बात। सापेक्षिक गति हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष होती है। एक रुकी है दूसरी चल रही है, तब भी तो एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान में है। जैसे समझना, एक ट्रेन है, वो ट्रेन चल रही है, और हम लोग बोलते हैं कि कानपुर आ रहा है या लखनऊ जा रहा है। अब ट्रेन और कानपुर के सापेक्ष गति की बात हो रही है। देखो यहाँ पे दो चीजें, एक ट्रेन है और एक कानपुर है। अब कहा जा रहा है कि लखनऊ आ रहा है। भाई लखनऊ और कानपुर में
ध्यान से देखो तो लखनऊ और ट्रेन के बीच में दूरी कम या ज्यादा हो रही है, या कानपुर आ रहा है मतलब कानपुर और ट्रेन के बीच की कम या दूरी ज्यादा हो रही है। तो कानपुर भी ट्रेन के सापेक्ष गतिमान में है और ट्रेन भी कानपुर के सापेक्ष गतिमान में, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष गति है। एक रुकी है दूसरी चल रही है, तब भी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, गतिमान में है। तो ये बात बोलना फिजिक्स के हिसाब से गलत नहीं होगा, सापेक्ष गति के हिसाब से गलत नहीं होगा। ये कानपुर आ रहा है या लखनऊ जा रहा है, ये बात अपनी क्या है, एससी वर्मा में नोट की गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सापेक्ष गति, सेम स्लाइड आगे लग गई है, आगे बढ़ते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र कुछ नहीं होता है बेटा, बहुत ज्यादा टेंशन दिमाग पे नहीं पालनी है। लोग बना देते हैं एक्स वाई जेड अक्ष, ठीक है, वो एक टर्मिनोलॉजी समझने के लिए, मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करने के लिए ठीक है कि विस्थापन है, ये है वो है, लेकिन कि एक पॉइंट है। रियलिटी में निर्देश तंत्र क्या होता है? दो चीजें हैं, एक है हमारे पास वस्तु ए और दूसरी वस्तु है हमारे पास बी, और ए और बी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ए और बी की बात। ए की गति की बात कर रहे हैं, ए की गति की बात कर रहे हैं बी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। ध्यान से देखना, दो चीजें हैं, एक दूसरे के सापेक्ष गति की बात होती है, ए की गति की बात कर रहे हैं बी के सापेक्ष। जिस वस्तु के सापेक्ष गति की बात हो रही है बी ही निर्देश तंत्र। बी क्या है? निर्देश तंत्र। कह रहे जिस वस्तुओं के सापेक्ष हम दूसरे कण के विराम या गति की बात करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे एक रनर, रन क्या, एक क्या है रनर, एक क्या है धावक, हिंदी में बोलते हैं बेटा। एक धावक क्या कर रहा है? दौड़ रहा है किसके ऊपर? सड़क के ऊपर। अब सड़क के ऊपर लगातार वो दौड़ रहा है, हम कह रहे हैं वो गतिमान अवस्था में। किसके सापेक्ष भाई? सड़क के ऊपर जो गमले लगे हैं, जो पेड़ लगे हैं, लगातार सड़क के साथ क्या होता जा रहा है, उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, या सड़क के सापेक्ष वो गतिमान में है। तो उस केस में जो सड़क है, जैसे मान लो ये सड़क है और ये धावक है, ये क्या है? धावक है, और ये दौड़ रहा है। तो धावक क्या है हमारा यहाँ पे? जिसके गति की बात हो रही है, किसके सापेक्ष? सड़क के सापेक्ष। सड़क में चिन्ह बने हैं, अलग अलग क्या बने हैं? चिन्ह बने हैं। तो यहाँ पे जो सड़क है वही निर्देश तंत्र है। वही क्या है? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, ठीक है। पृथ्वी की गति की बात हो रही है सूरज के सापेक्ष, सूरज निर्देश तंत्र। सूरज क्या है? निर्देश तंत्र। जैसे ध्यान से समझना, एक आदमी कहीं पे ट्रेन में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ट्रेन के अंदर वो बैठा है। अब अगर हम ध्यान से देखें, हम लोग कहें कि हम विराम अवस्था में हैं, क्योंकि आप ट्रेन चल रही है, समझना ध्यान से, ट्रेन चल रही है और हम कहें विराम अवस्था में, तो कहेंगे विराम अवस्था में किसके सापेक्ष? ट्रेन के सापेक्ष, क्योंकि ट्रेन के सापेक्ष आपका क्या नहीं बदल रहा है? डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। तो जो तुम बैठे हो ट्रेन के अंदर, ट्रेन के सापेक्ष आप गतिमान अवस्था में हो, तो ट्रेन यहाँ पे निर्देश तंत्र थी। लेकिन अगर आप कह दिए कि हम ट्रेन में बैठे हैं और गतिमान अवस्था में है, तो किसके सापेक्ष? भाई बाहर जो चीजें हैं, यानी पृथ्वी बोल सकते हो एक तरह से, या ट्रेन की पटरी बोल सकते हो, किसके सापेक्ष आप दिमाग में लेके आ रहे हो? पृथ्वी के सापेक्ष आप क्या हो? गतिमान अवस्था में हो, क्योंकि ट्रेन में तो बैठे हो। ट्रेन और आपके बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन पटरी के सापेक्ष या पृथ्वी के सापेक्ष आप कम या ज्यादा हो रहा है आपका डिस्टेंस। तो या तो पृथ्वी या ट्रेन की पटरी आपके लिए निर्देश तंत्र, या ट्रेन की गति की बात हो रही है तो ट्रेन की गति की आपके सापेक्ष बात कर रहे हैं। देखो उल्टा ना समझना, अगर ट्रेन की गति की बात हो रही है आपके सापेक्ष, कहेंगे विराम में है, तो आप फिर निर्देश तंत्र होगा ट्रेन के लिए, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। ए और बी दो चीजों के सापेक्ष गति की बात हो रही है। एक क्या है? गतिमान अवस्था में जिसकी गति की बात हो रही है, जिसके सापेक्ष हो रही है, वही उसका निर्देश तंत्र है। और ये टर्मिनोलॉजी है थ्योरी वाली, बहुत फालतू का दिमाग इस पर लगाना है। दिमाग तो यहां से लगाना है, दिमाग लगेगा यहां से कि व्हाट इज सरल रेखीय गति, कि क्या होती है आखिर सरल रेखीय गति। कह रहा है कि अगर 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 गति कर रही वस्तु, अगर गति कर रही वस्तु, कर रही वस्तु का पथ, का पथ क्या है? सरल रेखीय, सरल रेखीय है, रेखीय है, तो इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को, गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते
हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग समझते हैं कि देखो, जैसे जैसे ये क्या हो गया, पथ हो गया, क्या हो गया, पथ। और ये पथ कैसा है, हमारा स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए कैसी गति हो गई, सरल रेखी गति हो गई। अगर आप चल रहे हो, मान लो कोई एक व्यक्ति है जो एकदम ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन चल रहा है, कहीं पे भी नहीं मुड़ रहा है, उस प्रकार की गति क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या इसमें वन डायमेंशन है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, एक विमीय गति के नाम से भी अपन लोग जानते हैं कि किस प्रकार की गति होती है, एक विमीय गति। ठीक है, क्लियर है कहानी, क्या अपना वीडियो सही तरीके से चल रहा है, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, विस्थापन तथा दूरी क्या होती है, विस्थापन तथा दूरी देखो समझते हैं, ऐसे एक कोटेशंस बना लेते हैं कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होती है। ये डिवाइड कर दिए, इधर अपन लोग लिखेंगे विस्थापन के बारे में और इधर अपन लोग लिखेंगे दूरी के बारे में। ठीक है, तो ये है अपना विस्थापन और ये दूरी। देखो, अगर विस्थापन की बात करें, किसकी बात करें, विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन में हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं एक विमीय गति को, यानी सरल रेखी गति को, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन होती है, इसीलिए ये हो जाती है सदिश राशि। क्या हो जाती है, सदिश राशि। सदिश राशि समझो, आप किसी एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ए से बी पे जा रहे हो, कहीं मुड़ ही नहीं रहे हो, तो डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो गई ना, लेकिन आप ए से बी पे जा रहे हो, लेकिन इधर उधर 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 मुड़ते 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 जा रहे हो, तो फिर डायरेक्शन कहाँ रही उसमें, तो अदिश राशि हो गई। तो जितना तुम चल रहे हो वो दूरी हो गई, जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो जो हमारी दूरी है, जो हमारी दूरी है, वो कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। अगर हम लोग डिफिनीशंस की बात करें, तो सिंपल सी कहानी बोल सकते हैं विस्थापन की डिफिनीशंस को, कि दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन। भाई मात्रक दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का डिस्टेंस है, दो पॉइंटों के बीच की कम से कम दूरी ही विस्थापन है। बस इतना याद रखो, विस्थापन सदिश है, दूरी अदिश है। क्लियर है कहानी, चलो आगे। और आ गया अपना वेग और चाल। अगर सही तरीके से देखा जाए तो वेग ही चाल है, चाल ही वेग है, लेकिन कंडीशनल, अगर एक रेखीय गति हो रही है, मतलब सरल रेखीय गति हो रही है, क्या हो रही है, एक विमीय गति हो रही है, तो वेग ही चाल है, चाल ही वेग है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन सिंपल सी कहानी देखना, एक तरह से हम लोग जब चाल की परिभाषा बचपन में पढ़े, तो बोले चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या बोले, दूरी बटे समय। और वेग बराबर क्या बोले, वेग बराबर बोले विस्थापन बटे समय। क्या बोले, विस्थापन बटे समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्लियर है कहानी। तो यहाँ पे जो वेग है हमारा, वेग भी कैसी राशि हो गया, वेग भी हमारी हो गया सदिश राशि। कैसी राशि हो गया, सदिश राशि। और चाल हमारी कैसी राशि हो गया, अदिश राशि। कैसी राशि हो गया, अदिश, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे सदिश का काम ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ताक्षणिक वेग और औसत वेग में अंतर समझते हैं। अब देखो, एक विमीय गति के अंदर हम लोग 2D की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे चाल नहीं आएगी, यहाँ पे जो भी आएगा सब कुछ वेग है। सब कुछ क्या है यहाँ पे, वेग। तो ताक्षणिक वेग क्या होता है और औसत वेग क्या होता है, इसमें समझना। जैसे अगर हम लोग एक समय अंतराल ले ले, मान लो टाइम ले रहे हैं T1 से लेकर के T2 तक, ठीक है, और किसी ऐसे ऐसे XYZ में निर्देशांक बना दें कि मान लो T1 पर कोई कण X1 पे था, X1 पोजीशन पे था, और T2 समय पे X2 पोजीशन पे हो गया, तो उसने कितना विस्थापन चला, तो कोई ये है X2, ये है X2, और ये है X1। क्या है, X1। तो ये जो डेल्टा X है, यही क्या है, विस्थापन है। और X1 पे टाइम कितना था, T1, X2 पे टाइम कितना था, T2। सिंपल सी कहानी समझना, अगर T1 टाइम पर कोई कण क्या है, X1 पोजीशंस पे है, और T2 टाइम पे कोई कण क्या है, X2 पोजीशंस पर है, तो इसने कितने अंतराल में, इसने डेल्टा टी अंतराल में, ठीक है, कितना डेल्टा टी अंतराल में कितना विस्थापन तय किया,
डेल्टा एक्स किया, डेल्टा टी बोले तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और डेल्टा एक्स बोले तो X2 माइनस X1। ठीक है। अब यहाँ पे औसत की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जब वो T1 और T2 के बीच का समय एक समय अंतराल ले लिया गया, हो सकता है कभी वो उसका वेग क्या रहा हो, ज्यादा रहा हो, कभी उसका वेग कम रहा हो, लेकिन हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं कि T1 टाइम पर X1 पोजीशन पे था और T2 टाइम पे X2 पोजीशन पे चला गया, और क्या हुआ, जो उसका वेग हो गया, तो वेग की अगर हम लोग बात करें v बराबर, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। एक समय अंतराल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? समय अंतराल की बात, समय अंतराल की बात। तो जब भी औसत की बात होगी, एक हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे, ठीक है, एक समय अंतराल की बात करेंगे, उस समय अंतराल के अंदर पूरा औसत क्या निकाल लेंगे, वेग निकाल लेंगे। अब कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब अपन तात्क्षणिक की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? तात्क्षणिक की। तो तात्क्षणिक में फिक्स कहानी हो जाती है कि उस टाइम पर, यानी टी बराबर 5वें सेकंड का, टी बराबर 6वें सेकंड पर तात्क्षणिक, कि उस टाइम पर वेग क्या था। समझ में आ रही कहानी? तो इसके लिए सिंपल सी कहानी जो दिमाग में रखनी है उसको रखो। तो अगर परिभाषा देनी है तो ये फिक्स बोल सकते हैं कि किसी एक समय पर कण का वेग क्या है, इसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। सिंपल सी कहानी है। और औसत वेग की बात करें तो एक समय अंतराल में किसी कण का वेग क्या है, उसे औसत वेग कहते हैं। परिभाषा होगी बेसिक, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, दिमाग में लाने के लिए, जब भी हम लोग बात करेंगे तात्क्षणिक वेग की, तो वहां पे यूज करेंगे dx बटे dt। हम लोग जानते हैं विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगर अवकलन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, तात्क्षणिक वेग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, वेग। तो न्यूमेरिकल में आपको समझ में आएगा कि जब भी ये बोला जाए कि इतने सेकंड पर, यानी 3वें सेकंड पर, 5वें सेकंड पर, 6वें सेकंड पर वेग क्या होगा, तो वहां पे अवकलन का यूज करना पड़ेगा। अवकलन वाला सेशन इसके पहले वाले में हो चुका है, ठीक है, उसको जाके देखना पहले, तभी यहाँ पे पढ़ना। और अगर जब औसत की बात होगी तो एक समय अंतराल की बात होगी, सिंपल बात होगी, सिंपल सी कहानी। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सीलरेशन। तो हम लोगों ने बाइक वाइक में देखा है कि भाई एक्सीलेटर बढ़ाओ, और एक्सीलेटर जैसे ही बढ़ा दिए तो गाड़ी हवा हो गई और एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए स्लो स्लो चलो बेटा, धीरे धीरे चलो। खैर, एक्सेलरेशन का मतलब ही है वेग का बढ़ना। हो सकता है कहते हैं एक्सीलेटर कम करो। एक्सीलरेटर जो शब्द आया ना, एक्सीलेटर बाइक वाइक में या कार वार में, एक्सीलरेटर शब्द आया है एक्सीलरेशन से, त्वरण से। तो क्या होता है एक्सीलरेशन? देखो सिंपल परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। सिंपल परिभाषा क्या है इसकी? सिंपल परिभाषा है वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे जैसे अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट सेकंड में, कितने में? फर्स्ट सेकंड में किसी पिंड का वेग था 2 मीटर प्रति सेकंड, अगले में सेकंड में हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, अगले तीसरे में हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से देखो, क्या बात हर सेकंड में वेग 2 मीटर प्रति सेकंड बदल रहा है? आप कहोगे यस बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो गया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो गया? हमारा त्वरण हो गया। क्या हो गया? त्वरण हो गया। अगर लॉजिकल परिभाषा बोले तो हम लोग ये बोलते हैं कि एक सेकंड में जितना वेग परिवर्तित हो रहा है उससे हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्लियर है कहानी? अब जब भी हम लोग इस तरह की बात को कर लेते हैं तो उसमें दोनों, इस औसत और से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बना भी है औसत त्वरण तथा तात्क्षणिक त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। भाई समय के सापेक्ष ही यहाँ पे चीजें बदलेंगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर बदल रही है तो वो समय के सापेक्ष ही बदलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वरण ए बराबर हो जाएगा डीवी बटे dt। लेकिन ये कैसा त्वरण निकला है? अवकलन हुआ है कि नहीं हुआ है? ये निकला है तात्क्षणिक त्वरण। क्या निकला है? तात्क्षणिक त्वरण। त्वरण यानी उतने टी टाइम पर, कितने टाइम पर? टी टाइम पर किसी कण के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये दिखाता है तात्क्षणिक त्वरण।
लेकिन अगर बात की जाए औसत त्वरण की तो सिंपल सी कहानी है, मान लो t1 टाइम पर किसी कण का वेग v1 था और t2 टाइम पर उसका वेग क्या था, v2 था। तो यहाँ पे अगर हम लोग त्वरण एक की बात करें तो v2 माइनस v1 यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यहाँ पे एक एक क्या हो जाएगा, एक समय अंतराल की बात हो जाएगी। कभी वेग कम रहा होगा, कभी ज्यादा रहा होगा, लेकिन ओवरऑल उस टाइम पीरियड के अंदर वो कितना परिवर्तित हुआ, इस बात को दिखाता है हमारा औसत त्वरण। कौन दिखाता है, औसत त्वरण। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्लियर हो जाएगी कहानी। क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है एक्स अक्ष पर चलते हुए कण का वेग समय के साथ v बराबर, देखो इसको थोड़ा सा केयरफुली देखना, v बराबर v नॉट प्लस a1 t। देखो ये क्या लिखा है, इक्वेशंस को एक बार हम यहां देख लेते हैं। v बराबर लिखा है v नॉट, क्या लिखा है, v नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, ये लिखा है। ठीक है, समीकरण से दिया जाता है जहां v नॉट a1 तथा a2 अचर है। जो ये v नॉट है वो भी एक कांस्टेंट है, a1 और a2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या निकालना है, क्वेश्चंस क्या दिया गया है, थोड़ा सा हम अपने आप को इधर खिसकाते हैं, अपने आप को खिसका दिए यहाँ पे। ठीक है, और लिखा है t1 बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर यानी टाइम 0 पर कण का वेग v है, तो टाइम t पर इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और उसके बाद लिखा है यदि t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 है तो t समय पर इसका x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो v दिया गया है, क्या दिया गया है, v वेग दिया गया है। हमेशा एक बात याद रखना, चलते तो थोड़ा पानी दो फिर, तो दे दो उसमें आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ दे दो, इसी में दे दो, इसी में दे दो। तो अगर हम लोग किसी वेग का समाकलन करते हैं, क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो हमें विस्थापन प्राप्त होता है बेटा। क्या विस्थापन होता है, विस्थापन। इस बात को याद रखना, अगर हम वेग का क्या करना है, समाकलन। वैसे हम लोग जब समाकलन अवकलन का वीडियो देख रहे थे तो वहां पे इस चीज को देखे थे, और डिले हो गया है अभी प्रैक्टिस सेशन, किसी कारण से हो गया है। ठीक है, तो अभी देख लेना, अभी एक दो दिन बाद प्रैक्टिस सेशन भी आपका आ जाएगा अवकलन समाकलन वाले लेक्चर्स का, तो वहां पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वेग का क्या कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो, तो आपको विस्थापन प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप वेग का अवकलन कर रहे हो, जैसे इसके पहले वाले में ही अभी समझ चुके हैं 2 सेकंड पहले, कि यदि आप उसका क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो, तो आपको एक्सीलरेशन यानी त्वरण प्राप्त होता है। अब पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। t बराबर 0 का कण का वेग इतना है तो t समय पर उसका त्वरण ज्ञात करें, तो सिंपल सा इक्वेशन का क्या कर देना, अवकलन कर देना है। तो a बराबर हो जाएगा dv बटे dt, dv बटे dt। तो क्या हो जाएगा, v नॉट तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a1, क्योंकि t की पावर 1 है। तो क्या होता है, x की पावर n का जो अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, तो a1 का तो कोई अवकलन होगा नहीं, t की पावर 1 का होगा, तो 1 माइनस 1 0, तो a1 आ गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा 2a2t। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ गया a आ गया a1 प्लस 2a2t। ठीक है, क्लियर कहानी। अब किसी को ये कठिन लगा होगा और किसी को ये आसान लगा होगा, क्यों, क्योंकि जिसने भी अवकलन वाला और समाकलन वाला वीडियो क्या देखा होगा, केयरफुली देखा होगा, उसको लगा होगा ये क्या आसान, जिसने नहीं देखा होगा उसको लगा होगा कठिन। तो अब इसी का जो सेकंड वाला पार्ट है उसको कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि t बराबर 0, देखो ये क्या लिखा है, कह रहा t बराबर 0 पर कण x बराबर 0 है, तो t बराबर x पर इसका मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करना है, यानी अपन को पोजीशंस या कहें तो विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, पोजीशंस ज्ञात करनी है, तो अपन को करना पड़ेगा समाकलन। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो इधर स्लाइड में जगह है नहीं, तो एक स्लाइड्स को बढ़ाते हैं और कलर करते हैं नीला नीला। नीला है आकाश और नीला है अंबर। चलो देखो इक्वेशंस क्या लिखी है, v बराबर क्या लिखी है, v बराबर v नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर। अब समाकलन करना है v का, किसके सापेक्ष, dt के सापेक्ष। लिमिट 0 टू t लगा दो, तो अपन को कांस्टेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। v नॉट का समाकलन क्या हो जाएगा, देखो v नॉट हकीकत में क्या लिखा है, v नॉट
टी की पावर 0 लिखा है, x की पावर n का क्या होता है समाकलन, होता है x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। तो देखो v नॉट तो बाहर निकल आया, v नॉट, t की पावर 0 लिखा है, यानी t की पावर 0 प्लस वन, वन बटे 0 प्लस वन बटे वन लिखने का कोई मतलब है नहीं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, a2 का क्या हो जाएगा, a1 t, t की पावर 1 प्लस वन टी स्क्वायर बटे 1 प्लस वन 2, प्लस इसी प्रकार क्या हो जाएगा a2 t की पावर 2 प्लस वन 3 बटे क्या हो जाएगा 3। तो क्या निकल के आ गया हकीकत में समाकलन, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, v नॉट टी प्लस ए वन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस a2 टी क्यू बटे 3। अब कहोगे आपने इसमें लिमिट क्यों नहीं रखी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। भाई लोअर लिमिट तो क्या है हमारी यहाँ पे, लोअर लिमिट हमारी यहाँ पे है 0 और अपर लिमिट क्या है यहाँ पे t, क्या है t। लेकिन लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, एक बार t रखे और 0 वाला माइनस 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका विस्थापन x। ठीक है, बहुत सारे सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, इतने सवाल करेंगे कि आप लोग ऊब जाएंगे कि सवाल होते कितने हैं। लेकिन अगर सवालों से ऊब गए तो फिर आपको 11th 12th में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं कहानी पे। लिखा है सरल रेखा पर चलने वाले कण के लिए गति के समीकरण। तो अब मार्केट में एंट्री हो चुकी है न्यूटन चाचा की, किसकी हो चुकी है, न्यूटन चाचा की। गति, और गति में कंडीशंस क्या रहेगी, गति में कंडीशंस रहेगी कि यहाँ पे जो त्वरण रहेगा, जो एक्सीलरेशन रहेगा यानी ए रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी ए नहीं बदलेगा पूरे के दौरान। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। कोई कोई क्या है, कण है, गति कर रहा है, जिसकी प्रारंभिक वेग को, स्टार्टिंग वेलोसिटी को अपन लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंड वेलोसिटी को अपन लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सीलरेशन को a से दिखाएंगे, टाइम को t से दिखाएंगे, और विस्थापन को किससे दिखाएंगे, s से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, s से। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केवल सरल रेखा पर चलने वाले कण की गति के समीकरण 3 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 3। केवल समय के साथ अंतिम वेग का समीकरण। तो देखना, इस पूरे पथ के दौरान, पूरे पथ के दौरान अगर त्वरण है फिक्स, तो देखो हर समय पे, समय तो हमेशा बढ़ता है घटता है, समय को तो भगवान ब्रह्मा ने भी नहीं रोक पाया बेटा, समय को कौन रोक सकता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग तो रोक सकते हैं, जैसे कृष्ण भगवान का एक हम वो देख रहे थे, नाटक देख रहे थे, उसमें उन्होंने ऐसे समय को रोक देते थे। हाँ, तो पावर है भगवान के पास समय को रोकने की, लेकिन जल्दी से समय नहीं रुकता किसी के लिए। तो समय तो हमेशा चेंज होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे त्वरण भी है, तो जो हमारा वेग है, जितना समय व्यतीत होगा उसके हिसाब से वेग भी बदलता जाएगा, तो अंतिम वेग भी बदलेगा। ठीक है, क्योंकि पिंड गतिमान अवस्था में है तो विस्थापन भी बदलेगा। तो देखना, यानी पोजीशन भी बदलेगी, स्थान बदलेगा, स्थान बोले तो पोजीशन। तो कितनी सारी चीजें बदल रही हैं, हमारा अंतिम वेग v बदल रहा है, हमारा त्वरण तो फिक्स है, हमारा t बदल रहा है, हमारा x बदल रहा है। 3 चीजें हैं जो बदल रही हैं। क्या चीज इसके दौरान नहीं बदलेगी, प्रारंभिक वेग। मान लो तुम्हारी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है जितनी है वो उतनी ही रहेगी, तो u फिक्स रहेगा और a फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, a फिक्स रहेगा। तो जो पहली इक्वेशन होती है समय के साथ अंतिम वेग का समीकरण, जो समय के साथ अंतिम वेग का समीकरण है वो क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और जो समय के साथ कण के स्थान, समय के साथ कण के स्थान का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, समय है वो कण का स्थान, यानी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। और स्थान के साथ वेग का, यानी तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होते हैं हमारे 3 इक्वेशंस। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तीनों समीकरणों के हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। तो डेरिवेशंस देखते हैं तीनों के तीनों समीकरण के। क्या है, समय के साथ अंतिम वेग का समीकरण का क्या करेंगे,
डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है, डीवी बटे dt होता है। क्या होता है, dv बटे dt। अब dv बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा a dt। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, क्या करा दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। दोनों पक्षों में समाकलन कर दो, क्या कर दो, समाकलन। और दोनों पक्षों में आप समाकलन कर दिए तो वेग क्या है, प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग वेग था u, u से क्या हो जाएगा, u से हो जाएगा v। क्या हो जाएगा, u से v। और समय है यहाँ पे a, तो क्या है, a तो हमारा फिक्स है, तो फिक्स चीज का कभी भी हमारा समाकलन नहीं होता है। लिमिट लग जाएगी 0 से t, ये स्टार्टिंग टाइम रहेगा 0 और अंतिम टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब जब dv का किसी के सापेक्ष समाकलन नहीं होगा तो v ही आ जाएगा, v। और लिमिट क्या लगी है, स्टार्टिंग लिमिट है, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v, बराबर a तो बाहर निकल आया, हो गया t। और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t, क्या है t, समझना। एक बार रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रख के v की जगह पे v, v की जगह पे u रख के तो माइनस u, बराबर क्या हो गया a। अपर लिमिट रख के t, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, a आ गया e, u को इधर भेज दो तो v बराबर क्या आ गया, v बराबर आ गया u प्लस ए टी। क्या आ गया, u प्लस ए टी, ठीक है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब अपन लोग चलते हैं सेकंड इक्वेशंस के ऊपर, इसके ऊपर चलते हैं और अब देखते हैं समय के साथ कण के स्थान का संबंध। तो देखो इक्वेशंस क्या निकल के आ गई है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है कहानी। वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर। तो v बराबर हम लोग जानते हैं होता है dx बटे dt। क्या होता है, dx बटे dt। तो v को लिख सकते हैं dx बटे dt और बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इधर है dx, इधर लिखा है u प्लस ए टी और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है dt। अब क्या करते हैं, समाकलन करा देते हैं दोनों तरफ। यहाँ विस्थापन है, स्टार्टिंग विस्थापन 0 होगा, 0 से x जाएगा, स्टार्टिंग टाइम 0 होगा, 0 से t जाएगा। जब इसका समाकलन होगा तो आ जाएगा x बराबर, देखो u का dt के सापेक्ष समाकलन होगा तो आएगा ut। कितना आएगा, ut। भाई यहाँ पे भी 0 है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट t ही है, प्लस जब at का होगा तो at की पावर 1 है, तो t की पावर 1 है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। और देखो ए तो बाहर ही है तो ये आ जाएगा 1/2 a टी स्क्वायर। तो क्या निकल के आ गया, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा इक्वेशन और चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। और हम लोग जानते हैं कि होता है a बराबर dv बटे dt। जानते कि नहीं जानते हैं, ये अगर देखा जाए दोनों पक्षों में क्या करा दो, v से मल्टीप्लाई करा दो, v से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, यानी v से गुणा करा दो। जब आप दोनों पक्षों में v से क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, a इंटू वी बराबर dv अपॉन dt और इंटू में क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। और v की जगह पे क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dt। तो a इंटू dx अपॉन dt बराबर dv अपॉन dt इंटू v। देखो dt dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां से क्या आ गया, a dx बराबर और v इंटू dv, ठीक है। अब दोनों पक्षों में समाकलन कराना है, क्या कराना है, समाकलन। तो यहाँ पे लिमिट लगेगी तो x तो हमेशा 0 से क्या हो जाएगा, x होगा, और जो वेग जाएगा वो कहाँ जाएगा, u से लेकर के कहाँ तक जाएगा, v तक जाएगा। तो चलो देखो इधर देख लेते हैं, इधर फ्री फॉल आ गया, इस पे देखते हैं। जैसे लिखा है 0 से x और क्या है a dx बराबर क्या लिखा है, v और dv u से लेकर के v तक, ठीक है। अब 0 से x जाएगा तो इधर तो आ जाएगा ax आ जाएगा, क्या आ जाएगा ax, और इधर क्या हो जाएगा v हो जाएगा, तो v स्क्वायर आ जाएगा बटे क्या हो जाएगा 2। और लिमिट लगी है u से लेकर के v तक, अपर लिमिट रखे एक बार तो आ गया
ए एक्स बराबर वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। देखो दोनों पक्षों में टू टू क्या है हमारा कॉमन है, तो ये हो जाएगा टू ए एक्स, तो कितना हो जाएगा टू ए एक्स बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ये हो गया हम लोगों का तीसरा इक्वेशन। तो वेरी इजी था, अगर समाकलन अवकलन थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो एकदम इजी है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा एक बार देख लो, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्री फॉल के बारे में कि आखिर हमारा फ्री फॉल क्या होता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है और कोई दूसरी चीज हवा या उस पर कोई बल ना लगाए तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को आपने ऊपर फेंक दिया, जब वो ऊपर जा रही है तब भी फ्री फॉल कर रही है, जब वो नीचे आ रही है तब भी फ्री फॉल कर रही है, कि हवा का बल ना लगे किसी और चीज का बल ना लगे। पृथ्वी के सापेक्ष गुरुत्व के अधीन जो भी गति होती है सारी की सारी क्या होती है फ्री फॉल होती है। यहाँ पे हम लोग एक विमीय गति की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो देखो फ्री फॉल ये वाली गति भी है, ध्यान से देखो। अगर फ्री फॉल क्या है, अगर आपने किसी पृथ्वी के तल से आपने किसी वस्तु को ऐसे किसी एंगल से फेंक दिया थीटा कोण से, तो वो ऐसे 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 जाएगी, ऐसे ऐसे जाकर के क्या हो जाएगी गिर जाएगी। लेकिन ये भी फ्री फॉल है। इस प्रकार की गति का अध्ययन अभी हम लोग नहीं करेंगे, प्रक्षेप गति यानी मोशन इन 2D में करेंगे इसके सेकंड वाले चैप्टर में। लेकिन आज हम लोगों को करना है कि अगर कोई वस्तु एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे से ऊपर जा रही है, एकदम ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, इस प्रकार की गति क्या हो जाएगी एक विमीय गति हो जाएगी। तो इस प्रकार की गति का हम लोग क्या करने वाले हैं अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। पहले समझते हैं वस्तु का नीचे गिरना, एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि जब वस्तु नीचे गिरती है तो कहानी क्या होती है। देखो वस्तु फ्री फॉल कर रही है और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ध्यान से समझना कहानी। जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसका वेग हमेशा बढ़ता चला जाता है, और जब वेग धीरे धीरे क्या होता है बढ़ता जाता है तो एक निश्चित त्वरण से वेग बढ़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं जी। भाई पृथ्वी के लिए चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो सबके लिए जी फिक्स है, जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण। अब जब भी कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो उसका वेग हमेशा कम होता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण से ही कम होता है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो उसका वेग बढ़ता है, यानी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है। देखो अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो क्या होगा प्लस जी होगा। क्या होगा प्लस जी। अब गति के इक्वेशन यहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेम कहानी है, कोई अगर u वेग से फेंक रहा है तो u तो हमारा प्रारंभिक वेग है, v क्या है हमारा यहाँ पे अंतिम वेग है। जो a है a क्या हो जाएगा प्लस g हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस g। क्यों? क्योंकि वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, जब वेग बढ़ता है तो यहाँ पे त्वरण हमारा पॉजिटिव होता है। तो पहला इक्वेशन क्या हो गया वस्तु के नीचे गिरने के लिए हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है कहानी। देखो दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो x है ये क्या है, ये कितनी हाइट से आप वस्तु को नीचे गिरा रहे हो, तो h है। क्या है h। तो x की जगह पे आ जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ ए का मान g है तो जी टी स्क्वायर। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, वी की जगह पे वी ही स्क्वायर रहेगा प्लस यू स्क्वायर की जगह पे यू स्क्वायर रहेगा और बराबर है प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस प्लस टू जी एच हो जाएगा। टू ए एस की जगह पे क्या हो जाएगा टू जी एच। तो तीन इक्वेशंस निकल के आ गए वस्तु के नीचे गिरने के लिए। कितने आ गए तीन। देखो कौन कौन से तीन आ गए यहाँ पे देख लो। पहला जहां पे था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वस्तु के नीचे गिरने के लिए पहला इक्वेशन क्या आ गया, पहला इक्वेशन आ गया v इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, तीसरा था v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या था टू ए एक्स था, यहाँ पे हो गया टू जी एच।
ये हो गए 3 समीकरण जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे फॉल करती है। अब देखते हैं कोई वस्तु जब नीचे से ऊपर जाती है, सिंपल सी कहानी होगी, जहां जहां पे हम लोगों ने जी लिया था वहां वहां पे माइनस जी लेना पड़ेगा। क्यों माइनस जी क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि माइनस जी जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है, वस्तु जब ऊपर जाती है धीरे धीरे उसका वेग कम होता है। जब वेग कम होता है यहाँ पे जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसका एक नाम होता है मंदन, जो कि हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, जब वस्तु क्या होती है नीचे से ऊपर जाती है तो जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखे हैं यानी प्लस जी टी लिखे हैं वो हो जाएगा माइनस जी टी। क्या हो जाएगा? माइनस जी टी। जो दूसरा लिखे हैं एक्स इक्वल टू, तो एच इक्वल टू क्या था? यू टी। तो यू टी प्लस हाफ, तो हाफ प्लस नहीं लगेगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और जो तीसरा इक्वेशन था वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जो टू जी एच था वो हो जाएगा माइनस टू जी एच, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, और अब बस, तो अब हम लोगों को ग्राफ देखना है। क्या देखना है? ग्राफ। तो जो हमारी क्वांटिटीज हैं वो 3 क्वांटिटीज है यहाँ पे। एक है विस्थापन, क्या है? विस्थापन। और दूसरा क्या है? वेग, क्या है? वेग। और तीसरा क्या है? त्वरण, क्या है? त्वरण। ये 3 हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। विस्थापन भी समय के साथ चेंज होगा, वेग भी समय के साथ चेंज होगा, त्वरण भी समय के साथ चेंज होगा। तो एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमारा विस्थापन फलन होगा, और विस्थापन किसके सापेक्ष चेंज हो रहा होगा? समय के सापेक्ष, जिसका नाम देंगे एक्स टी ग्राफ। क्या देंगे? एक्स टी ग्राफ। ठीक है, यानी हिंदी में बोले तो विस्थापन समय ग्राफ। दूसरा अगर हम लोग बोले, या स्थिति सदिश ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको, स्थिति समय ग्राफ भी बोल सकते हैं। वेग समय वीटी ग्राफ, इसको क्या बोलेंगे? वीटी ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ, जिसमें वेग हमारा फलन होगा। क्या होगा? फलन। और टी क्या होगा? हमारा टाइम होगा। क्या होगा? टाइम। त्वरण समय ग्राफ एटी ग्राफ, क्या होगा? एटी ग्राफ, यानी त्वरण समय ग्राफ, जहां पे त्वरण क्या होगा? फलन होगा, और टी क्या होगा? टाइम होगा। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं ग्राफ में। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको? एक्स टी ग्राफ को, यानी स्थिति समय ग्राफ को। तो एक्स टी ग्राफ बनाते हैं। अपने पास यहाँ पे क्या है? टूल्स भी हैं। तो एक बनाते हैं स्थिति सदिश ग्राफ, समय ग्राफ। ये बन गया हम लोगों का स्थिति, और ये बन गया हम लोगों का समय। क्या बन गया? समय। देखो, इधर अगर हम लोग कहें कि x है, क्या है? x है। और इधर हम लोग कहें कि टाइम है, क्या है? टाइम। तो जो ग्राफ होगा, एक्स टी ग्राफ होगा। अगर मान लो ये ग्राफ है हमारा, क्या है? ये ऐसे एक है, क्या है? ये ग्राफ है। इसकी जो ढाल होगी, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लो इसकी एक्स टी ग्राफ की जो ढाल होगी, ढाल बोल रहे तो टेन थीटा। क्या बोले? टेन थीटा। टेन थीटा बोले तो अवकलन फिक्स है। ढाल टेन थीटा और अवकलन दोनों फिक्स होते हैं। अवकलन बोले तो किसका अवकलन? विस्थापन का अवकलन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। dx बटे dt क्या दिखाता है? वेग को दिखाता है। किसको दिखाता है? वेग को। बस इतना ही याद रखना है। विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो किस क्वांटिटी को प्रेजेंट करती है? वेग को प्रेजेंट करती है। और समाकलन यानी क्षेत्रफल, जैसे मान लो यहाँ पे लिमिट लगा दें हम लोग किसकी? टाइम की। कि टाइम 0 से लेकर के टी टाइम तक है, तो ये जो क्षेत्रफल आया है, थोड़ा सा प्लान निकल जाने दो, उसकी वॉइस क्या आ रही होगी? आपको उसमें आ रही होगी। ठीक है, निकल गया। अब चलो देखो आगे देखो, 0 से लेके अगर टी तक क्या है आपका टाइम अगर है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा, ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल किसको दिखाएगा? क्षेत्रफल समाकलन को। किसको दिखाएगा? समाकलन को। और जो समाकलन होगा वो किसको दिखाएगा? वो किसी भी क्वांटिटी को नहीं दिखाएगा। बस फिक्स याद रखना कि एक्स टी ग्राफ का अवकलन तो दिखाता है वेग को, लेकिन समाकलन किसी भी क्वांटिटी को दिखाता नहीं है। क्लियर है कहानी? समाकलन बोले तो एरिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं वीटी ग्राफ को। किसको देखते हैं? वीटी ग्राफ को। तो यहाँ पे वीटी ग्राफ बनाते हैं। और ये है मान लो हम लोगों का वीटी ग्राफ। क्या है?
वीटी ग्राफ, ठीक है। इधर लेंगे v, इधर लेंगे v, वेग यानी फलन हमारा क्या है, वेग v, और इधर लेंगे टाइम t, क्या लेंगे, टाइम t। जो वीटी ग्राफ है इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो समाकलन, क्या, समाकलन। समाकलन किसको दिखाएगा, समाकलन आपका दिखाएगा विस्थापन को, किसको दिखाएगा, विस्थापन को, ठीक है। और क्या मतलब, देखो ऐसे, समाकलन v ऑफ dt किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। लेकिन इसकी जो ढाल होगी, यानी थीटा, अगर ये एंगल है तो टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, dv बटे dt के बराबर होगा, जो कि दिखाएगा त्वरण को, किसको दिखाएगा, त्वरण को। तो vt ग्राफ का जो अवकलन होता है वो त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, और जो समाकलन होता है वो स्थिति यानी विस्थापन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बस इतना याद रखो, इतनी ही की नीड है अपन में, ठीक है। उसके बाद एटी ग्राफ, यानी हम लोग बोल रहे त्वरण समय ग्राफ, क्या बोल रहे, त्वरण समय ग्राफ। तो देखो त्वरण समय ग्राफ की क्या है कहानी, ए है हमारा त्वरण ए, क्या है, त्वरण ए, यानी फलन है यहाँ पे त्वरण, और टाइम है यहाँ पे चर। तो त्वरण परिवर्तित होगा, तो ग्राफ है, तो ग्राफ में दो ही चीजें निकाल सकते हो आप, या तो समाकलन कर सकते हो ग्राफ में, या तो अवकलन कर सकते हो। समाकलन क्षेत्रफल को दिखाएगा, किसी भी ग्राफ का जो एरिया होगा यानी जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा वेग को, किसको दिखाएगा, वेग को, ठीक है। और जो अवकलन होगा, अब देखो एरिया बोलो चाहे समाकलन बोलो, क्लियर है कहानी। अगर जो ढाल होगी, ढाल बोले तो अवकलन, यानी डी ए बटे डी टी, डी ए बटे डी टी किसको दिखाएगा, किसी भी क्वांटिटी को नहीं दिखाएगा यहां तक। जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जरक को दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे ये सोचो कि यहाँ पे जो हमारा एटी ग्राफ की जो ढाल है वो किसी भी क्वांटिटी को प्रदर्शित नहीं करती है अपने इस सरल रेखीय गति के लिए, ठीक है। तो तीन ग्राफ हम लोगों ने पढ़े, तीनों ग्राफ की कहानी को देखो अलग अलग, पहले समझ लो एक बार तीनों ग्राफ की कहानी क्या है, ठीक है। तीनों ग्राफों की कहानी क्या है इस चीज को पहले ध्यान में दे लो। तीन ग्राफ हैं आपके, और याद रखना, ठीक है। पहला ग्राफ बना देते हैं, और दूसरा ग्राफ बना देते हैं, और तीसरा ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। जो आपके पॉइंट याद करने वाली जो कहानी है वो क्या है, देखो अगर ये हमारा एक्स टी ग्राफ है, क्या है, एक्स टी ग्राफ, ये है एक्स और ये है हमारा टी। अगर ये एक्स टी ग्राफ है तो इसकी जो ढाल होगी यानी डी एक्स बटे डी टी, यानी अवकलन होगा, वो किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा वेग को, किसको दिखाएगा, वेग को, यानी v को दिखाएगा, ठीक है। और जो एक्स टी ग्राफ का जो समाकलन है, क्या है, समाकलन, यानी एक्स डी टी, वो किसको दिखाएगा, वो किसी भी क्वांटिटी को नहीं दिखाएगा। क्लियर है कहानी। इसके बाद जो हमारा वी टी ग्राफ है, v, और ये है इधर t, vt ग्राफ की जो ढाल है, देखो vt ग्राफ ही यानी बोले तो dv बटे dt किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा त्वरण को। और जो हमारा समाकलन है यानी जो एरिया है, vt ग्राफ का जो एरिया है वो क्या दिखाएगा, v dt, वो किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा विस्थापन यानी x को। और हमारा जो at ग्राफ है, at ग्राफ, at ग्राफ की जो ढाल है, क्या है, ढाल, फिलहाल के लिए वो किसी भी चीज को नहीं दिखाएगा। और जो हमारा एरिया है, क्या है, एरिया, या बोले तो समाकलन, यानी समाकलन ऑफ ए डी टी, वो किसको दिखाएगा, वो दिखाएगा वेग को, किसको दिखाएगा, वेग को। बस इन पॉइंट को अपन को क्या करना है, याद रखना है, तो आगे काम आएगा, ठीक है। और अब चलते हैं आगे की कहानी को, और हम लोग देखते हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों को हल करते हैं, ठीक है। अब एक मेथड हम लोग इसके पहले मैथमेटिकल वाला मेथड देख चुके हैं, देखो वो ये वाला मेथड था जिससे हम लोगों ने गति के समीकरणों को प्रूव किया था। देखो ये था हमारा पहला समीकरण, यहाँ प्रूव होके आ गया था, dv बटे v इक्वल टू u प्लस ए टी,
क्या आ गया था, इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या आ गया था यहाँ पे, दूसरा आ गया था एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या आ गया था, तीसरा आ गया था अपना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब यही तीनों समीकरण, तीनों के तीनों समीकरण, तीनों के तीनों समीकरण हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय मेथड से सॉल्व करेंगे। जो ग्राफ हम लोगों ने सीखे हैं तीन प्रकार के, इन्हीं से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं इसमें। तो पहले एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं जो कि रहेगा हमारा वीटी ग्राफ। क्या रहेगा, जो कि रहेगा अपना वीटी ग्राफ। तो देखो ये है हम लोगों का कौन सा ग्राफ रहेगा, वीटी ग्राफ। देखो, अगर इधर v है यानी वेग है, क्या है, वेग। अगर इधर क्या है, वेग है, और इधर क्या है, टाइम है, टी है, क्या है, टाइम। अगर हम लोग शुरुआत में ही कुछ क्या दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं किसी पिंड को, तो उसका स्टार्टिंग वेग मान लो ये u से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, u से। ये है हमारा u, और स्टार्ट हो रहा है वेग, समय के साथ वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे मान लो बढ़ रहा है, और वेग v तक जा रहा है। यानी अंतिम वेग क्या है आपका, v है। समझ ना कहानी को, ये हमारा अंतिम वेग v। और ये बन गया एक अपना ग्राफ। क्या बन गया, ग्राफ। और समय स्टार्ट हो रहा है जीरो से लेकर के कहां तक, टी तक। जीरो समय टी बराबर जीरो पर वेग कितना है, यू है। और समय टी बराबर वेग कितना हो गया, वी हो गया। कितना हो गया, वी। तो इस तरह का एक क्या बन गया हमारा, एक ग्राफ बन गया। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, क्या है, थीटा है, तो देखो वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ की जो ढाल रहेगी, जो ढाल रहेगी वो त्वरण को रिप्रेजेंट करती है। अभी अभी सीख करके आए, क्लियर है कहानी। ढाल बोले तो टेन थीटा, क्या बोले, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है डी, डी वी बटे डी टी। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे औसत त्वरण की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे हम लोग ताक्षणिक की बात नहीं कर रहे, पूरे समय अंतराल जीरो से लेकर के टी तक की कहानी हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे डीवी बटे डी टी ना लेकर के क्या लेंगे, डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। अब यहाँ पे ए क्या है, ए तो ए है, बराबर डेल्टा वी क्या है। देखो, जिस समय अंतराल की बात हो रही है, समय अंतराल जीरो से लेकर टी तक की बात हो रही है, तो डेल्टा टी का मान तो यहाँ पे टी ही हो गया। क्योंकि भाई शुरुआत में टाइम कुछ है ही नहीं, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, टी तक जा रहा है। तो समय अंतराल कितना हो गया, डेल्टा टी, जीरो नहीं, टी हो गया। कितना हो गया, टी। डेल्टा टी का मान कितना हो गया, टी हो गया। अब डेल्टा वी का मान क्या होगा, देखो टोटल वेग ये वी है, कितना है ये है हमारा वी। और ये है हमारा इतना है यू, इतना क्या है हमारा यू, यू। तो इतने की बात करें, अगर इतने की बात करें तो क्या हो जाएगा, v में से अगर आप u घटा दोगे तो आपको ये वाला वेग मिल जाएगा, डेल्टा v मिल जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। और डेल्टा t का मान कितना है, t। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, at बराबर, देखो कितना आ गया, at बराबर v माइनस यू। तो माइनस यू को इधर भेज दो तो कितना आ गया, v बराबर u प्लस at। बस यही अपना क्या हो गया, पहला समीकरण क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है कहानी। यानी ग्राफीय विधि से सिंपल एकदम मेथड था। अगर किसी को दिक्कत हुई है तो दोबारा एक बार देख लो तो क्लियर हो जाएगी कहानी। अब चलो देखो आगे बढ़ते हैं, इसी सेम चीज को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा समीकरण क्या करेंगे हम लोग, प्रूव करेंगे। हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, तो सेम ग्राफ बनाते हैं। और ये बन गया हम लोगों का v, और ये बन गया हम लोगों का t। क्या बन गया, t। इसे वो वाला भी बना लेते हैं। इधर से ये बन गया हमारा ये, और ये, और ए। ठीक है। अब कहानी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो, इधर हम लोगों का था वेग, क्या था, वेग v। तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा था u, और इधर है हमारा t, क्या है, t। तो ये भी हमारा क्या हो गया, t हो गया। इसके पहले ही जस्ट अभी 2 सेकंड पहले देखे हैं कि ये इतना क्या है, u है। तो ये हमारा u है, क्या है, u।
और ये टोटल v है, कितना है v, v, इसीलिए ये हो गया v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू। तो देखो जो ग्राफ का एरिया होता है, देखो एरिया बोले तो ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा हम लोगों का एरिया है। एरिया किसको दिखाता है, वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन x को दिखाता है। x बराबर एरिया ऑफ क्या, अगर इसकी पॉइंटिंग कर दें ए वी सी डी ई, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो एक जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज डी वी सी डी, ये बी लिखा है, क्या लिखा है बी, तो ट्रायंगल बी टी सी प्लस एरिया ऑफ क्या, ये क्या बन रहा है हम लोग का, आयत बन रहा है ए बी डी ई, आयत क्या बन रहा है, आयत ए बी डी ई। अगर ये टोटल क्षेत्रफल निकाल लिए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों के x के बराबर। देखो देखते हैं, x बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार आधार क्या है यहाँ पे t, t गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है v माइनस यू, क्या है v माइनस यू, प्लस आयत क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई यहाँ पे क्या है t, और चौड़ाई यहाँ पे क्या है, चौड़ाई है यहाँ पे u, क्या है u। तो क्या आ गया, x बराबर 1/2 t गुणे v माइनस यू प्लस यू टी। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों में t का भाग दे दो, तो इधर भी t का भाग चला गया, इधर भी t का भाग चला गया, इधर भी t का भाग चला गया, t से t कट गया। v माइनस यू बटे टी क्या होता है, v माइनस यू बटे टी होता है हम लोगों का a, त्वरण होता है, क्या होता है त्वरण। तो x बटे टी बराबर 1/2 क्या हो जाएगा ए टी प्लस यू। अब दोनों पक्षों में टी का गुणा कर दो, जब टी का आप क्या करोगे गुणा करोगे तो टी से टी कट जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये यू टी हो जाएगा, क्या आ गया देखो समीकरण आ गया x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही तो था हम लोग का सेकंड इक्वेशन। कुछ लोग कहेंगे कि अगर आप लोग इसमें क्या कर दो, समलंब के क्षेत्रफल का लगा दो, देखो ये पूरी जो ज्योमेट्री बन रही है ये पूरा एक समलंब बन रहा है। डायरेक्ट अगर एक फॉर्मूला आप लगा दिए तो आपका क्या हो जाएगा, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन समलंब का कोई रटेगा थोड़ी, किसी को समलंब का याद थोड़ी है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। हमें त्रिभुज का पता है, हमें आयत का पता है, उससे हम लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर आपको क्या चाहिए, थर्ड वाला चाहिए, तो थर्ड वाले में क्या करोगे आप, देखो थर्ड वाले में टी नहीं होता है, क्या नहीं होता है टी। तो जो ये तीसरा वाला देखते हैं, तो दूसरा इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तीसरे वाले इक्वेशंस में टाइम नहीं होता है, क्या नहीं होता है, टाइम नहीं होता है। तो क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन से जो हमारा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे क्या करेंगे, जो t का मान होगा वो इस सेकंड वाले इक्वेशन में क्या कर देंगे, रख देंगे और निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए टी बराबर निकल के आ जाएगा v माइनस यू, टी बराबर निकल के आ गया v माइनस यू बटे क्या a, ठीक है। तो t की वैल्यू रख देते हैं v माइनस यू, तो क्या आ गया x बराबर u, t की जगह पे क्या रख दिए v माइनस यू बटे a, ठीक है, प्लस 1/2 a, और t की जगह पे क्या रख दिए v माइनस यू बटे a का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है कहानी, चलो देखो x बराबर जब मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया uv, क्या हो गया uv माइनस यू स्क्वायर, और बटे में क्या लिखा है a, क्या लिखा है a, प्लस देखो हाफ लिखा है तो नीचे बटे में लिख देंगे 2a, क्यों, देखो ब्रैकेट ओपन हो गया, a स्क्वायर हो गया, a से एक a कट जाएगा, 2a बचेगा। अब क्या बचा ऊपर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a माइनस v का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी u स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2uv। अब क्या कराते हैं, दोनों पक्षों का एलसीएम लेते हैं, तो आ गया 2a, क्या आ गया 2a, a का गुणा किए तो 2 बचा, तो 2 का गुणा हो गया 2uv माइनस a का गुणा हुआ 2 बचा 2u स्क्वायर, और प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv माइनस 2uv प्लस 2uv कैंसिल हो गया, u स्क्वायर घट गया तो बच गया माइनस u स्क्वायर। तो देखो कितना बचा, x बराबर, चलो इधर देखते हैं, तो क्या बचा, बचा है
2ax कर देते हैं, जो 2a बटे में लिखा है ये मल्टीप्लाई में चला गया, आ गया 2ax बराबर 2u² में से गया u² बचा -u² प्लस v²। तो क्या था इक्वेशन, -u² को बराबर के इधर भेज दो, आ गया v² बराबर u² प्लस 2ax। यही था हम लोगों का थर्ड इक्वेशन। और अब बस कहानी की क्या करते हैं, यहाँ पे अंत करते हैं कहानी को। और एक तो टेक्निकल बहुत ज्यादा ग्लिच आती है। और आप सभी का थैंक यू, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग प्रयास करेंगे कि वैसे देखो नोट्स की कोई जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक पे जाएंगे। और चूंकि हो सकता है कि आप 1 साल बाद देखें या 1 महीने बाद देखें या 2 महीने बाद देखें, तो टेलीग्राम ग्रुप पे चीजें क्या होती रहती है, अपलोड होती रहती हैं। तो जो आज की क्लास के जो नोट्स होंगे वो या ऊपर चले गए, खोज नहीं पाओगे, तो एक सर्चिंग टर्म डाल देंगे कि जब भी पीडीएफ डालेंगे उस पीडीएफ के साथ एक सर्चिंग टर्म लगा देंगे, जो कि आपके हर लेक्चर के क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के जब उसको चीज को आप सर्च करेंगे, तो वहां पे जाके आपको वो आज के दिन की पीडीएफ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे कोई जरूरत है नहीं, मेन यही रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा कि नोट्स बनाते चलो, वीडियो को पॉज करते करते अपने कॉपी में क्या करते चलो, नोट्स बनाते चलो। और हम फिर बताएंगे, ये सिर्फ हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट और लर्निंग वाला रहता है। मेन जो रहता है एससी वर्मा में, वो सवालों का ही हमारी बुक है, सवालों के लिए ही जानी जाती है। सवाल बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस सेशन लेना ना भूलें। प्रैक्टिस सेशन अगर आप लेते हैं तभी आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी फिजिक्स की, ठीक है। और हर सवाल के लिए हम लोग बहुत बेसिक से हर सवाल को सॉल्व करते हैं, तो टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है कि अगर इसमें कुछ दिक्कत हुई है तो सवालों से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, मिल